तो हेलो स्टूडेंट, मैं दया शंकर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम करने जा रहे हैं पावर सिस्टम। पावर सिस्टम की आज हमारी पहली क्लास है और पैरेलली मशीन के साथ हम पावर सिस्टम करेंगे। पावर सिस्टम काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है, थियोरेटिकल सब्जेक्ट ज़्यादा है और इसमें ज़्यादा थ्योरी के क्वेश्चन आते हैं। गेट वगैरह में बड़े बड़े न्यूमेरिकल आते हैं, हमारे छोटा मोटा न्यूमेरिकल आता है और थ्योरी ज़्यादा आती है। तो आज से ही अपने स्टार्ट कर रहे हैं पावर सिस्टम क्लास 1। और एक चीज ध्यान रखें, अगर कोई मेरे YouTube चैनल पे पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने मित्रों के साथ जो एसएससी जेईएन या राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जेईएन की तैयारी कर रहा है। ठीक है। और एक चीज और, मैं अभी एक सेशन लेके आऊंगा बच्चों जिसमें एसएससी जेई की अभी लिमिटेड टाइम में तैयारी कैसी करनी है और राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जेईएन आईएन की वैकेंसी का क्या सीन चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे पूछ रहे हैं फोन करके मैसेज करके। तो वो मैं एक सेशन लेके आता हूं तो आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। पावर सिस्टम के अंदर पावर प्लांट्स सबसे पहला टॉपिक हमारा यही होगा। हमारा जो सिलेबस डिवाइड है बच्चों वो 3 पार्ट में डिवाइड है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं जनरेशन। जनरेशन का मतलब पहले हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, उसके बाद हम इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करते हैं। उसके बाद में बच्चों जनरेशन और ट्रांसमिशन के दौरान इकोनॉमिकल फैक्टर का ध्यान रखा जाता है कि कॉस्ट ज्यादा नहीं हो, वो पढ़ते हैं। उसके बाद बच्चों हमने जनरेशन कर दिया, ट्रांसमिशन कर दिया, उसके बाद में हम पढ़ते हैं प्रोटेक्शन के बारे में। तो ये 3 पार्ट के अंदर हमारा पावर सिस्टम डिवाइड होगा। जनरेशन, ट्रांसमिशन, ठीक है, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन एक साथ आएगा और थर्ड नंबर आएगा हमारा प्रोटेक्शन, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पावर प्लांट्स, देखो बच्चों हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे पावर प्लांट है जिनसे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। तो उसमें से महत्वपूर्ण पावर प्लांट जो भी हैं हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो सब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बच्चों मैंने बता दिया है कि हम सिलेबस कैसे कवर करेंगे। जनरेशन होगा हमारा पहला पार्ट। जनरेशन से बच्चों मैं आपको बता दूं, ये 2 क्वेश्चन आएंगे, इससे मैं बता दूंगा क्वेश्चन कहां से आएंगे। ठीक है। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन बड़ा पोर्शन है बच्चों, लंबा पोर्शन है, क्योंकि ट्रांसमिशन में ही आप ट्रांसमिशन लाइन पढ़ते हो, इसी के अंदर आप केबल पढ़ते हो, ट्रांसमिशन केबल पढ़ी जाती है, अंडरग्राउंड केबल पढ़ी जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन में पोल्स के बारे में पढ़ा जाता है, और स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन में तो आपको पता है सर्किट ब्रेकर और रिले के बारे में पढ़ा जाता है। ठीक है, फ्यूज वगैरह वो सब। ओके, तो इन 3 पार्ट में हम हमारे सिलेबस को कवर करेंगे पावर सिस्टम में। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं जनरेशन, और जनरेशन के बाद में जनरेशन के अंदर ही हम पढ़ेंगे इकोनॉमिकल फैक्टर। इकोनॉमिकल फैक्टर बच्चों वही लोड फैक्टर, डिसिपेशन फैक्टर, वो सब पढ़ेंगे हम। ठीक है, एक आधा क्वेश्चन इससे आ सकता है और इससे तो 100% एक क्वेश्चन आएगा ही, और 2 भी हो सकते हैं, और इससे भी बच्चों एक क्वेश्चन आएगा, पूरा चांस है। ठीक है, तो कुल मिला के जनरेशन में हमारे अगर देखा जाए तो 3 एक क्वेश्चन बन सकते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन। ठीक है, और ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लंबा है तो इसमें भी आप यूं मान के चलो 3 से 4 क्वेश्चन बनेंगे, और 3 से 4 क्या मतलब 4 से 5 क्वेश्चन हो सकते हैं इसमें। और प्रोटेक्शन की अगर बात करें बच्चों, तो प्रोटेक्शन के अंदर हमारे जो क्वेश्चन बनेंगे वो 2 या 3 क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो वो सब हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, सबसे पहले प्लांट के अंदर हम पढ़ेंगे बच्चों स्टीम पावर प्लांट। स्टीम पावर प्लांट, देखो नाम से थोड़ा ध्यान रखें। स्टीम का मतलब है बच्चों वो पावर प्लांट जिसमें स्टीम को यूटिलाइज करके स्टीम का एप्लीकेशन लेके ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। और इंडिया में सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी अभी हाल फिलहाल जनरेट हो रही है वो स्टीम पावर प्लांट से ही हो रही है। स्टीम पावर प्लांट क्या होते हैं बच्चों, एक ऐसे एरिया में लगा देते हैं जहाँ पे ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, पानी को इकट्ठा कर लिया जाता है। वो सब मैं अभी बताऊंगा, मैंने डायग्राम भी बनाया हुआ है। पानी को टैंक के अंदर इकट्ठा कर लिया जाता है, फिर उस पानी को यूटिलाइज किया जाता है, और यूटिलाइज करने के बाद में उस पानी को ऐसे चैम्बर में घुमाया जाता है जिससे हाई प्रेशर स्टीम जनरेट होती है। और हाई प्रेशर स्टीम क्या करती है, आपके टरबाइन को रोटेट करती है, और टरबाइन रोटेट होते ही आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बनेगा, इंडिया में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कौन सा पावर प्लांट जनरेट करता है, तो आपको ध्यान रखना है स्टीम पावर प्लांट। प्रिंसिपल क्या है,
तो प्रिंसिपल मैं बता दूं बच्चों, इस प्लांट के अंदर हम क्या करते हैं, फ्यूल को बॉयलर में बर्न करते हैं। बॉयलर एक बहुत बड़ा चैम्बर होता है बच्चों, जिन्होंने थर्मल स्टीम पावर प्लांट वगैरह देखे हैं उन्होंने देखा होगा कि बहुत बड़ा चैम्बर होता है और उसके अंदर क्या होता है, हमारा फ्यूल बर्न हो रहा होता है। स्टीम मतलब थर्मल पावर प्लांट कह सकते हो आप एक हिसाब से। तो बहुत बड़ा क्या है कि बॉयलर होता है, उसके अंदर फ्यूल को बर्न किया जाता है और वो बर्न क्या करता है, हाई प्रेशर और टेम्परेचर पर स्टीम जनरेट करता है। हाई प्रेशर पर स्टीम जनरेट करेगा, क्यों? क्योंकि पानी को जब पाइपों से फ्लो करवाएंगे तो पानी क्या होगा, वेपराइज होगा और स्टीम बनेगा हाई प्रेशर पे, जो टरबाइन पे सीधा अटैक करेगा और टरबाइन को रोटेट करवाएगा। समझ रहे हो बात को? ओके, आओ आगे। अब बच्चों बात ये आती है, वैसे हालांकि ये चीज आपको जनरल साइंस के अकॉर्डिंग पता होगी कि जो स्टीम पावर प्लांट है उसके अंदर हम जो फ्यूल यूज में लेते हैं, स्टीम पावर प्लांट में जो फ्यूल यूज में लिया जाता है वो कोयला लिया जाता है। कौन सा बच्चों? कोयला। और कोयले के अंदर पीट हो गया, लिग्नाइट हो गया, बिटुमिनस हो गया, एंथ्रेसाइट हो गया, ये सब आपको पता है। पीट बच्चों ध्यान रखना, अगर मैं ऊपर से नीचे की तरफ आऊं, ऊपर से नीचे की तरफ आऊं तो कोल की क्वालिटी बढ़ती जाती है। क्वालिटी बढ़ने का मतलब है कार्बन का परसेंटेज बढ़ता है और ये जब जलते हैं तो ज्यादा हीट जनरेट करते हैं। सबसे घटिया क्वालिटी का कोयला अगर आपसे कोई पूछे तो वो पीट है। और ये कोयला कैसा होता है बच्चों, मैं आपको बता दूं, इसमें क्या होता है, मॉइस्चर सबसे ज्यादा होता है, नमी सबसे ज्यादा होती है। अब आपने बच्चों गीला गोबर देखा होगा, गीला गोबर, गीले गोबर को जब हम जलाते हैं तो उसमें धुआं निकलता है, उसी तरह ये वाला कोयला जलता है। जब आप इसको जलाते हो तो इसमें क्या है, धुआं निकलता है और बीच बीच में से फ्लेम निकलती है, मतलब आग की लपटें निकलती है, तो ढंग से नहीं जलता और सबसे ज्यादा धुआं बनाता है और सबसे ज्यादा राख बनाता है। राख का मतलब ऐश, तो ऐश भी सबसे ज्यादा होती है, इसलिए ध्यान रखना सबसे घटिया क्वालिटी का कोयला है। अब ऊपर से नीचे आते हैं तो बच्चों नमी की मात्रा घटती जाती है, मतलब मॉइस्चर का अमाउंट कम होता जाता है और धुएं की मात्रा भी घटती जाती है, राख ऐश की मात्रा भी घटती जाती है और धीरे धीरे आपका जो कोयला है वो इम्प्रूव होता जाता है। लिग्नाइट, लिग्नाइट पे एक पॉइंट याद रखना बच्चों, ये ऐसा कोयला है इसका कलर थोड़ा ब्राउन होता है, तो ब्राउन कोल कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि ब्राउन कोल किसे कहते हैं, लिग्नाइट। बिटुमिनस, इंडिया में सबसे ज्यादा यूज में होने वाला कोयला, इंडिया में सबसे ज्यादा कोयला कौन सा है, बिटुमिनस है। एंथ्रेसाइट, इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यही कोयला यूज में लेते हैं। यहाँ थोड़ा ध्यान रखें बच्चों, ये बच्चे ने गलत लिख दिया, सबसे ज्यादा जो यूज में लिया जाता है वो कोयला, हाँ सॉरी सॉरी, सही है सही है, इस बच्चे ने ये काटा हुआ है और ये पॉइंट यहाँ से लिया हुआ है, ठीक है ओके। चलो देखो, तो बिटुमिनस की अगर बात करें बच्चों तो इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यही कोयला यूज में लिया जाता है। क्यों लिया जाता है, देखो भाई सबसे बढ़िया तो एंथ्रेसाइट है, ये लेना चाहिए, तो देखो कारण क्या है बच्चों, ये वाला जो कोयला होता है बच्चों बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है। जब आप इसको तोड़ते हैं तब ये छोटे छोटे कंकड़ में बदल जाता है, मतलब एक तरफ से यूं मान के चलो ये कोयला पाउडर नहीं बनता, और जो कोयला बच्चों पाउडर बनाता है वो सबसे कम राख देता है। इसलिए बच्चों ये कोयला पाउडर नहीं बनाता है, बड़े बड़े डड़ों में टूट जाता है। इसलिए बच्चों हमें अच्छा कोयला तो इस्तेमाल करना ही है, तो हम क्या करते हैं, कॉम्प्रोमाइजिंग चीज इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे एक रूल रहता है, हम मार्केट जाते हैं कभी भी अच्छी क्वालिटी की चीज नहीं लाते। हमें पता है कि सिल्वर का कंडक्टर बेस्ट है ना, बेस्ट है ना सिल्वर का कंडक्टर, लेकिन हम सिल्वर का कंडक्टर नहीं लाते, हम कॉपर लेके आते हैं। क्यों? क्योंकि हम क्या मीडियम चीज लेके आते हैं, कॉम्प्रोमाइजिंग चीज लेके आते हैं। और पावर सिस्टम पूरा कॉम्प्रोमाइजिंग पे बेस्ड है। आप देखोगे बहुत सी चीजें होंगी जो अच्छी हैं, हम यूज में नहीं ले रहे। क्यों? क्योंकि कॉस्ट भी देखी जाती है बच्चों, है ना, क्योंकि पावर सिस्टम में जो कॉस्ट लगती है, पावर सिस्टम में जितनी भी चीजें होती है उनकी कॉस्ट जो लगती है वो हमारे से ही वसूली जाती है जब बिजली का बिल आता है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है। ओके, अब ये कोयला है तो कौन सा यूज में लेना है, तो बिटुमिनस यूज में लेते हैं क्योंकि इसका पाउडर बहुत अच्छे से बनता है, ठीक है, और ये बहुत अच्छे से जलता है। इसमें क्या होता है, बड़े बड़े डले से टूट जाते हैं, तो ये क्या है, थोड़ा सा सही ढंग से नहीं जलता।
ओके, तो ये ध्यान रखना है। ओके, ये तो थी फ्यूल की बात स्टीम पावर प्लांट में। अब आ जाओ बच्चों, ये रहा आपके सामने स्टीम पावर प्लांट। एक एक पॉइंट याद रखो बच्चों, यहाँ पे सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहले कोयला आएगा। अब बच्चों बात ये है कि कोयला हम लाते कहाँ से है? तो कोयला बच्चों आपको पता ही है, अगर हमें बाहर से भी मंगवाना है तो शिपिंग होती है, जहाजों से लाया जाता है। ठीक है, जहाजों से लाने के बाद में कोयले को पोर्ट पे उतारा जाएगा, मतलब बंदरगाह पे उतारा जाएगा। ये पॉइंट मैं क्यों बता रहा हूँ अभी बताऊंगा। बंदरगाह पे उतारा जाएगा, पोर्ट पे। बंदरगाह के बाद अलग अलग स्टेट में भेजा जाएगा। स्टेट के बाद में प्लांट में भेजा जाएगा। तो एक चीज ध्यान रखना बच्चों, ऐसे प्लांट जिनमें कोयला इस्तेमाल होता है फ्यूल की फॉर्म में, उनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा होती है। क्यों? मान लो अफ्रीका से कोयला मंगाया, इंडिया आया, तो पहले शिपिंग कॉस्ट लगी, फिर पोर्ट पे बच्चों अलग अलग बंदे होते हैं, उन्होंने आगे शिपिंग की, मतलब आगे ट्रांसपोर्ट किया, फिर उन्होंने राजस्थान में ट्रांसपोर्ट किया। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सबसे ज्यादा होती है कोल की। एक चीज ध्यान रखना, इसका मतलब स्टीम पावर प्लांट में या थर्मल पावर प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, ओके। अब बच्चों कोयला आने के बाद में उसको भेज दिया जाता है कोल हैंडलिंग प्लांट के अंदर। किसके अंदर भेज दिया जाता है? कोल हैंडलिंग प्लांट के अंदर। तो उसको हम भेज देते हैं कोल हैंडलिंग प्लांट के अंदर। कोल हैंडलिंग प्लांट के बाद में बच्चों इस कोयले को जलाया जाता है। तो जलाने के लिए इसको बॉयलर के अंदर डालते हैं। किस में डालते हैं बच्चों? बॉयलर में। और बॉयलर में बच्चों इस कोयले को डालने के लिए हुपर बने होते हैं, ऐसे अलग अलग चैम्बर बने होते हैं, हुपर। और इन चैम्बर को बोलते हैं हुपर। क्या बोलते हैं? हुपर। तो ध्यान रखना, ये जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, हुपर हो गया, ये सब ध्यान रखनी है। ठीक है, तो क्या इस्तेमाल करते हैं? हुपर। हुपर के अंदर हम ये कोयला डाल देते हैं। ठीक है, अब देखो आगे। और बॉयलर के अंदर पानी निकाला जाता है बच्चों। पानी इसलिए निकालेंगे क्योंकि हमें पानी की बनानी है स्टीम, और स्टीम होनी चाहिए हाई प्रेशर पे। और हाई प्रेशर पे स्टीम होगी बच्चों, तभी हमारा पावर प्लांट क्या करेगा? अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाएगा। समझ गए कहानी? अब देखो आगे नेक्स्ट। अब बच्चों यहाँ पे जब पानी आएगा इधर से, और इसके अंदर भी ध्यान रखना बच्चों, बॉयलर के अंदर भी जो पानी आता है वो ठंडा नहीं आता, वो गर्म पानी आता है। ये पानी की बात मैं करूंगा अभी, तो ठंडा पानी आता है, ये है हॉट वाटर। तो इसका मतलब इसके अंदर जो पानी आया वो गर्म पानी आया। प्लस बच्चों आपका कोयला तो जल ही रहा है, और प्लस इसमें एक अरेंजमेंट और किया जाता है, इसमें गर्म हवा भी भेजी जाती है। इसका मतलब ओवरऑल बच्चों बॉयलर के अंदर बहुत ज्यादा हीट हो जाती है। क्यों? पानी भी पाइप के अंदर गर्म है, पहले से स्टीम बना रहा है, एयर भी जो आ रही है वो भी गर्म है, और उसके अलावा कोयला जो जल रहा है वो अपनी हीट जनरेट कर रहा है। और ये हीट जनरेट करने के बाद में स्टीम को सीधा भेज देंगे किसके पास? सुपर हीटर के पास। किसके पास भेज देंगे बच्चों? सुपर हीटर के पास। ये ना क्रम याद रखना, सीक्वेंस। सबसे पहले कोल आया, कोल हैंडलिंग प्लांट आया, फिर बॉयलर आया, फिर स्टीम आपकी सुपर हीटर में गई। और सुपर हीटर के अंदर बच्चों बॉयलर के अंदर कुछ गैसें निकलेंगी, उन गैसों को भेजा जाता है। ठीक है, और इसके अलावा और जो गैसें होती है इनको हम भेज देते हैं इकोनोमाइजर के अंदर। और यहां से सुपर हीटर स्टीम को अटैक करेगा सीधा किस पे बच्चों? टरबाइन पे। और जैसे ही टरबाइन पे आपकी स्टीम गिरेगी, टरबाइन आपका घूमने लगेगा। टरबाइन आपका घूमने लगेगा, और टरबाइन मतलब एक हिसाब से यूं समझ के चलो, शाफ्ट पे लगा हुआ है तो शाफ्ट घूमेगी। शाफ्ट घूमते ही अल्टरनेटर का रोटर घूमने लगेगा, और रोटर घूमते ही अल्टरनेटर का काम होता है। देखो, टरबाइन ने शाफ्ट को घुमाया, शाफ्ट ने रोटर अल्टरनेटर के रोटर को घुमाया। तो रोटर को घुमाना मतलब मैकेनिकल पावर, और अल्टरनेटर में मैकेनिकल पावर आया, और इसने क्या किया? आपको आगे इलेक्ट्रिकल पावर दे दिया। क्या दे दिया बच्चों? इलेक्ट्रिकल पावर। देखो, यहां तक का जो काम है ये हमारा जनरेशन का काम होता है। आगे की जो चीजें हैं बच्चों, ये हम पढ़ते हैं ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोटेक्शन में। लेकिन यहाँ पे हमें कुछ चीजें याद रखनी पड़ेगी। देखो इधर, अल्टरनेटर
अगर आपसे पूछे कि इंडिया में मैक्सिमम कितनी रेटिंग का अल्टरनेटर इस्तेमाल किया गया है, अल्टरनेटर क्या करते हैं जनरेटिंग स्टेशन में, अब जनरेटर वर्ड भी बोलते हैं, जनरेटिंग स्टेशन में इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने का काम अल्टरनेटर करते हैं, अल्टरनेटर की शाफ्ट को घुमाने का काम टरबाइन करते हैं, और स्टीम पावर प्लांट में टरबाइन को घुमाती है स्टीम। कौन घुमाती है? स्टीम। अब बच्चों अल्टरनेटर की बात कर लेते हैं कि स्टीम पावर प्लांट में देखो बच्चों, इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा कितने एमवीए का अल्टरनेटर इस्तेमाल हुआ है? 500 एमवीए का। ये आपको ध्यान रखना है। कितने एमवीए का है बच्चों? 500 एमवीए का अल्टरनेटर इस्तेमाल हुआ है। जनरेटर जो है जनरली जो हम इस्तेमाल करते हैं वो 11 केवी पे 500 एमवीए तक का अल्टरनेटर इस्तेमाल किया गया। और यहाँ पे बच्चों जो अल्टरनेटर पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, इंडिया में ज्यादातर 11 केवी पे जनरेट करता है। लेकिन बच्चों मैंने आपको कहीं ना कहीं बताया होगा कि हम जो ट्रांसमिशन करते हैं वो करते हैं हाई वोल्टेज पे। इसके बहुत सारे एडवांटेज है। सर क्या एडवांटेज है? तो वो हम ट्रांसमिशन जैसे स्टार्ट होगा ना, उसमें स्टार्टिंग में आएंगे क्या एडवांटेज है वहां समझेंगे। तो हम लगाते हैं बीच में स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करेगा? 11 केवी को स्टेप अप करेगा 33 केवी या जो भी है। उसके बाद में आपकी सप्लाई जाएगी आगे। बीच में सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है, आइसोलेटर लगा हुआ है। आइसोलेटर क्या करते हैं बच्चों? कुछ नहीं, अगर मान लो कोई प्लांट में खराबी आ जाती है तो सीधा यहाँ से कनेक्शन हटा देते हैं, और बस बार मेन आपकी ट्रांसमिशन लाइन है, मेन आपकी ट्रांसमिशन लाइन है, तो आइसोलेटर हटा देते हैं और प्लांट को रिपेयर किया जाता है। ठीक है, ओके। 3.3 केवी टू 33 केवी रेंज, वर्ल्ड के अंदर जो मैक्सिमम रेंज है वो 33 केवी की है। इंडिया में जो जनरेटर लगा है वो लगभग 11 केवी तक जनरेट करता है, और 500 एमवीए तक की रेटिंग का अल्टरनेटर हम इस्तेमाल करते हैं। ये तो हुआ, देखो मैंने क्या बताया। कोयला आया, कोल हैंडलिंग प्लांट में आया, चूरन वूरन बना के ऊपर में डाल दिया, बॉयलर के अंदर आग तो लगी हुई है और गर्म पानी भी आ रहा है, गर्म हवा भी आ रही है, तो यहाँ स्टीम बनेगी। ये स्टीम सुपर हीटर में जाएगी, सुपर हीटर से टरबाइन में जाएगी, टरबाइन को घुमाएगी। अब सुनो इधर बच्चों, ज्यादा पानी तो है नहीं हमारे पास, तो हम क्या करते हैं, ये जो टरबाइन से पानी आता है इसको हम भेजते हैं कंडेंसर में, और कंडेंसर क्या करता है, इस पानी को ठंडा करके, मतलब इसको ठंडे में बदलकर वाटर कूलिंग टावर में भेज देता है। वाटर कूलिंग टावर में बच्चों ये पानी इकट्ठा होने लगता है, क्योंकि स्टीम होती है, ठंडी होके पानी बनने लगती है, और उसके बाद यही पानी वापस यहाँ से उठाया जाता है और इसको वाटर सर्कुलेटिंग पंप में भेज देते हैं, जो पानी को सर्कुलेट करेगा, मतलब आगे भेजेगा। और ये पानी बच्चों सर्कुलेट होके यहाँ से जाता है लो प्रेशर हीटर के अंदर। इसका मतलब पानी को गर्म करना पहले से ही शुरू कर दिया। भाई कंडेंस हुआ पानी, कंडेंसर का काम होता है वाष्प को पानी में बदलना, मतलब ठंडा करना। वाटर सर्कुलेटिंग पंप का काम होता है वाटर कूलिंग टावर से पानी को उठाना। यहाँ से पानी को उठाया और इसने पानी को यहाँ से उठा के कहाँ भेज दिया? लो प्रेशर हीटर के पास भेज दिया। तो अब आपका पानी हीटर से गर्म होगा लेकिन लो प्रेशर पे, और ये सीधा पानी आपका जाएगा फीड वाटर पंप के पास, और फीड वाटर पंप इसको कहाँ भेज देगा? हाई प्रेशर हीटर में। ये इतना सा ब्लॉक डायग्राम एग्जाम में पूछ लिया गया था बच्चों। बोला इनको सीक्वेंस से अरेंज करो। सीक्वेंस से अरेंज करें तो पहले वाटर सर्कुलेटिंग पंप आता है, फिर लो प्रेशर हीटर आता है, फिर फीड वाटर पंप आता है, फिर हाई प्रेशर हीटर आता है। क्वेश्चन मैं कल करवाऊंगा ही पावर सिस्टम के, एक टॉपिक होने के बाद उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अपने। फिर बच्चों लो प्रेशर पे तो पहले ही हीटअप था, पानी पहले ही गर्म था। अब हाई प्रेशर पे हीटअप करते हैं। हाई प्रेशर पे हीटअप करने के बाद में आपका पानी जाता है, गर्म पानी बच्चों, ये जाता है इकोनोमाइजर के अंदर। और इकोनोमाइजर बच्चों एक चीज ध्यान रखना, इकोनोमाइजर हर किसी पावर प्लांट में यूज में नहीं होता। इकोनोमाइजर स्पेशली यूज में लिया जाता है, स्पेशली यूज में लिया जाता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है बच्चों, इकोनोमाइजर क्यों यूज में लेते हैं? इकोनोमाइजर बच्चों हम इसलिए यूज में लेते हैं ताकि हमारे यहाँ पे फ्यूल की रिक्वायरमेंट कम हो बॉयलर के अंदर। सर कैसे? बॉयलर के अंदर फ्यूल की रिक्वायरमेंट कम करने के लिए हम पहले से हॉट वाटर भेजेंगे इकोनोमाइजर से।
समझ गए कहानी। अगर बच्चों फ्यूल की रिक्वायरमेंट कम हुई तो एक बात बताओ, कॉस्ट कम हुई कि नहीं हुई, फ्यूल की एफिशिएंसी बढ़ी कि नहीं बढ़ी, बढ़ी ना। इसलिए ध्यान रखना, इकोनोमाइजर जरूरी नहीं है आप इस्तेमाल करो, लेकिन इकोनोमाइजर इस्तेमाल किया जाता है फ्यूल की रिक्वायरमेंट को कम करने के लिए एग्जाम में आ जाए, क्योंकि गर्म पानी आ ही रहा है और यहाँ से फ्लू गैसेस और आ रही हैं। उसके बाद में इकोनोमाइजर से जो फ्लू गैसेस आएंगी, जो गैसें हैं, ठीक है, वो आपकी एयर प्री हीटर में जाएंगी। और एयर प्री हीटर क्या करेगा, ये यहाँ से फैन लगा होता है, फैन से एयर आती है और एयर ड्राफ्ट फैन लगा होता है, वो एयर की प्री हीटर में भेजता है। यहाँ से गर्म हवा इधर आ जाती है और भी जो फ्लू गैसेस होती है वो सीधा आपकी जाती है इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन के अंदर। यहाँ एक ऊपर ऊपर चिमनी के पास, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन कहाँ लगा होता है। इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन लगा होता है चिमनी के पास, और चिमनी से फिर आपकी जो भी जहरीली गैसें हैं, धुआं है, वो बाहर निकल जाता है। समझ रहे हो कहानी। इसका मतलब पानी पहले से गर्म होके हॉट वाटर इकोनोमाइजर में जाता है, लेकिन इकोनोमाइजर टाइप का जो प्लांट होता है उसे रैंकाइन साइकिल भी कहते हैं। एक चीज ध्यान रखना, अगर हम स्टीम प्लांट में इकोनोमाइजर इस्तेमाल करते हैं तो ये रैंकाइन सिस्टम बन जाता है, रैंकाइन अरेंजमेंट बन जाता है। एक टर्म है जो यूज में ली जाती है, ठीक है। अगर इकोनोमाइजर इस्तेमाल नहीं करते तो रैंकाइन अरेंजमेंट नहीं होता बच्चों। और इकोनोमाइजर ऑलरेडी गर्म पानी भेजता है ताकि हमारा यहाँ पे कम फ्यूल चाहिए। भाई पानी पहले से गर्म आ रहा है तो ज्यादा फ्यूल की जरूरत नहीं होगी, करेक्ट है कि नहीं। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। एयर प्री हीटर यहाँ पे पहले से गर्म हवा भेजेगा और जो फ्लू गैसेस है इनको यहाँ से बाहर निकालेगा। चिमनी से पहले एक फैन लगा होता है जिसे इंड्यूस ड्राफ्ट फैन कहते हैं, और वहां से होती हुई चिमनी से आपकी बाहर जाती है। समझ गए कहानी बच्चों। ये थी आपकी स्टीम पावर प्लांट की वर्किंग प्रोसेस। अब बच्चों जितने भी पावर प्लांट आएंगे उनमें ये वाली चीज मैं डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि टरबाइन घूमी अल्टरनेटर का काम है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना। इंडिया में जनरली 11 kV तक करता है, और इंडिया में अगर आपसे पूछ ले मैक्सिमम कितनी रेंज तक का इस्तेमाल किया गया, 500 MVA रेंज तक का, और 3.3 से 33 kV, मतलब वर्ल्ड के अंदर मैक्सिमम 33 kV तक का ये जनरेट कर रहा है। लेकिन हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर से क्या करते हैं, उसको स्टेप अप करते हैं। अब चलते हैं आगे, थ्योरी पढ़ लेते हैं बच्चों। देखो बॉयलर में हुपर के अंदर कोयला डाला जाता है। बॉयलर का मेन वर्क हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे क्या करना होता है, स्टीम को जनरेट करना होता है और उसको सुपर हीट में ट्रांसफर करना है, ठीक है, ये मेन काम है। ओके, कोयले की रिक्वायरमेंट कम करना, तो कैसे कम करेंगे बच्चों, इकोनोमाइजर इस्तेमाल करके। मैंने बताया था अगर इकोनोमाइजर इस्तेमाल करते हो तो पहले से गर्म पानी जाएगा आपका, ठीक है, पहले से गर्म पानी जाएगा। तो इसे कहते हैं रैंकाइन साइकिल अरेंजमेंट। ये वर्ड याद रखो, रैंकाइन, ये एन है, रैंकाइन साइकिल अरेंजमेंट, ठीक है, यूज में लेते हैं। इस अरेंजमेंट से इकोनोमाइजर के अंदर पानी को हीटअप किया जाता है, ठीक है। वो पहले से गर्म पानी आ रहा है, आपने देखा होगा इकोनोमाइजर में भी पहले से गर्म पानी आ रहा है। ये देखो यहाँ से, ये यहाँ से पहले से गर्म पानी आ रहा है इकोनोमाइजर में, और भी हीटअप होगा ये यहाँ पे, और गर्म पानी ही जाएगा, और ज्यादा गर्म पानी जाएगा, तो हमें ज्यादा गर्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरेंजमेंट से इकोनोमाइजर के अंदर पानी को हीटअप करके बॉयलर में फ्यूल की रिक्वायरमेंट को कम करके ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। इकोनोमाइजर में पानी का टेम्परेचर और प्रेशर बॉयलर के टेम्परेचर और प्रेशर से ज्यादा होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब क्या है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार बॉयलर के अंदर तो बर्न हो रहा है फ्यूल, वहां प्रेशर और टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो ध्यान रखना, इकोनोमाइजर अगर इस्तेमाल कर रहे हो तो इकोनोमाइजर में प्रेशर और टेम्परेचर ज्यादा होता है कंपेयरिंग विद बॉयलर। ओके, नेक्स्ट। अब कंडेंसर का काम कुछ नहीं होता है बच्चों, पानी को वापस ठंडा करना ताकि हम उसे यूटिलाइज कर सकें। आपने देखा ही था, एक बार फिर बता देता हूं। ये रहा यहाँ से कंडेंसर, और ये क्या करता है, पानी को कलेक्ट करके वाटर कूलिंग टावर में भेजता है। फिर यहाँ से पानी वापस आपका
प्लांट की तरफ फ्लो होने लगता है वाटर सर्कुलेटिंग पंप से, फिर लो प्रेशर हीटर, फीड वाटर, ये सब आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखें। ओके, स्टीम पावर प्लांट की एफिशिएंसी कोई ज्यादा नहीं होती बच्चों, ठीक है, मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह बहुत ज्यादा होती है। ओके, तो इसकी एफिशिएंसी ज्यादा नहीं होती, 15 से 30% होती है। अब बच्चों कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है, अब आपको एग्जाम में अगर ये दोनों ऑप्शन दिख जाए तो पहले इसे टिक करना है 15 से 30%, ध्यान रखें, और अगर ये नहीं दिखे तो 30 से 40% टिक कर देना, वरना जनरली थर्मल पावर प्लांट या स्टीम पावर प्लांट की जो एफिशिएंसी है वो 15 से 30% होती है। अब आपसे पूछेगा बच्चों अल्टरनेटर कौन सा इस्तेमाल करते हैं स्टीम पावर प्लांट में। ये टर्बो अल्टरनेटर क्या है, एक चीज ध्यान रखो, ये मशीन के अंदर मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा जब मैं सिंक्रोनस मशीन पढ़ाऊंगा, जब हम अल्टरनेटर पढ़ेंगे, ठीक है, तब मैं बता दूंगा, अभी तो जान लो क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। टर्बो अल्टरनेटर इस्तेमाल किया जाता है स्टीम पावर प्लांट में, थर्मल पावर प्लांट में, क्योंकि टर्बो अल्टरनेटर में रोटर की लाइन ज्यादा होती है, एरिया कम होता है, ठीक है। ये टर्बो अल्टरनेटर की वो है स्पेसिफिकेशन, ये मैं दिखाऊंगा बच्चों आपको, जब मैं मशीन पढ़ाऊंगा तब टर्बो अल्टरनेटर बताऊंगा, ठीक है। एक टर्बो अल्टरनेटर होता है, हाइड्रो अल्टरनेटर, ठीक है, वो सब हम बात करेंगे। वैसे मैं चलो दिखाई देता हूँ, एक सिलेंड्रिकल टाइप का होता है बच्चों रोटर, और सिलेंड्रिकल होता है रोटर, और बाहर होता है स्टेटर। तो बच्चों एयर गैप क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, तो एयर गैप यूनिफॉर्म होने के कारण हम ज्यादा लेंथ का रोटर इस्तेमाल करते हैं, और ज्यादा लेंथ इस्तेमाल की है तो एरिया कम रखेंगे, ठीक है। ये टर्बो अल्टरनेटर जो होते हैं हाई स्पीड अल्टरनेटर होते हैं, ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि इनके अंदर हम मैक्सिमम स्पीड अचीव कर सकते हैं, इसका रीजन है जो मैं आपको वहीं बता पाऊंगा मशीन में, ठीक है, ध्यान रखना। रोटर जो इस्तेमाल किया गया ये किस टाइप का है, सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल का दूसरा नाम है नॉन सैलिएंट। नॉन सैलिएंट का मतलब है कि जिसमें ऐसे पोल नहीं निकले होते, ऐसे पोल से नहीं निकले होते, जिसमें ये पोल निकले होते हैं उसे सैलिएंट रोटर कहते हैं। टर्बो अल्टरनेटर के अंदर बच्चों मिनिमम नंबर ऑफ जो पोल हैं वो 2 हैं। अगर बच्चों मिनिमम नंबर ऑफ पोल 2 हैं तो एक बात बताओ, अगर मैं निकालूं इस टर्बो अल्टरनेटर की स्पीड तो NS इक्वल टू क्या आएगा, 120। ये स्पीड भी पूछ लेते हैं, F कितना है बच्चों इंडिया में, 50 अपॉन में 2, तो कितना आरपीएम निकल के आया, 3000 आरपीएम निकल के आया ना। और 3000 आरपीएम ही आपको पता है मैक्सिमम आरपीएम होती है, और मिनिमम पोल भी आपको पता है 2 होते हैं, इसलिए ध्यान रखना हाई स्टीम का जैसे ही प्रेशर आपका पड़ता है, जो रोटर रोटेट होता है वो हाई स्पीड पे रोटेट होता है, इसलिए इनको कहते हैं टर्बो अल्टरनेटर, क्योंकि इसमें मिनिमम नंबर ऑफ पोल कितने होते हैं, 2। और रोटर जो हम यूज में ले रहे हैं टर्बो अल्टरनेटर में वो सिलेंड्रिकल होता है, नॉन सैलिएंट होता है, और सिलेंड्रिकल रोटर का कॉन्फ़िगरेशन जो होता है लेंथ ज्यादा होती है, एरिया कम होता है। लेंथ ज्यादा मैंने बता दिया बच्चों, यूनिफॉर्म होता है ये एक टाइप का, और दोबारा मैं फिर बता दूंगा, ठीक है। आगे देखो, अब आ गया बच्चों नेक्स्ट आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो अभी हमने पढ़ा स्टीम पावर प्लांट और थर्मल पावर प्लांट, अब हमारा है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। देखो बच्चों हाइड्रो इलेक्ट्रिक का मतलब है कि आप पानी इस्तेमाल करते हो, इसका मतलब स्टीम पावर प्लांट में आपने फ्यूल इस्तेमाल किया, कोयला जलाया, तो कोयले का प्रदूषण तो होगा, पॉल्यूशन तो होगा। तो ध्यान रखना है स्टीम पावर प्लांट जो है वो पॉल्यूशन फ्री प्लांट है। कैसा प्लांट है, पॉल्यूशन फ्री। ओके, यह प्लांट लोड सेंटर से ज्यादा दूरी पर होता है, इसलिए ट्रांसमिशन कॉस्ट ज्यादा होती है। सही बात है बच्चों, क्यों, क्योंकि ये प्लांट बच्चों वहां लगाए जाते हैं जहां पे बहुत ज्यादा पानी हो। और एक चीज बताओ, जहां पे बच्चों बहुत ज्यादा पानी होता है उस पानी को रोकने के लिए बहुत बड़ा डैम भी लगा होता है। क्या लगा होता है, डैम भी लगा होता है, क्योंकि उस पानी को पहले रोका जाता है ताकि पानी का ज्यादा प्रेशर क्रिएट किया जा सके और टरबाइन को घुमाया जा सके, तो डैम पे पानी रोका जाता है। और आपने बहुत सारी मूवी में देखा होगा बच्चों, जब डैम बनाया जाता है तो सिटी से दूर बनाया जाता है,
क्योंकि अगर कभी कभार ये डैम फट गया तो आसपास के जितने भी शहर हैं वो सारे तबाह हो जाएंगे, बाढ़ आ जाएगी वहां पे खतरनाक वाली, पता ही नहीं चलेगा कि वहां पे कुछ था भी। समझ रहे हो? इसलिए हाइड्रो पावर प्लांट वहां लगाए जाते हैं जहां पे बहुत ज्यादा पानी हो, और बहुत ज्यादा पानी आपको पता है नदियों में ही होगा। ठीक है, ओके। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट एक पॉल्यूशन फ्री पावर प्लांट है। कौन सा है? पॉल्यूशन फ्री। और ये प्लांट लोड सेंटर से ज्यादा दूर होता है। लोड मतलब मान लो आपके घर हो गए और उनसे दूर होता है। इसलिए बच्चों यहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी भेजने के लिए जो कॉस्ट लगेगी उसे ट्रांसमिशन कॉस्ट कहेंगे, वो हाई होगी। तो ध्यान रखना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के ट्रांसमिशन कॉस्ट हाई होती है। स्टीम पावर प्लांट आपने देखा होगा आपके आसपास भी कहीं ना कहीं लगे होंगे, तो उनकी कॉस्ट हाई नहीं होती है ना। जैसे सुरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट है, तो सुरतगढ़ पास में है, ज्यादा दूर तो है नहीं, और जहाँ वहां ज्यादा पानी भी नहीं चाहिए, नहर का पानी आता है वहां पे, कलेक्ट होता है, यूज होता है। ओके, अब देखो इधर, इससे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है प्लांट के अंदर वो डैम होता है। डैम डैम इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डैम इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि अगर डैम को ढंग से नहीं बनाया, ओके, मैं ये कह रहा था कि डैम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए है बच्चों, अगर डैम टूट गया, अगर डैम टूट गया तो वहां पे बाढ़ आ सकती है। इसलिए ध्यान रखना बच्चों, इसमें डैम को बड़ा मजबूती से बनाया जाता है, और डैम की लाइफ सबसे ज्यादा होती है। प्लांट की वैसे लाइफ माना जाता है 50 ईयर। अगर कोई थर्मल पावर सॉरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाया जाता है तो उसकी लाइफ मानी जाती है 50 ईयर। और स्टीम पावर की बात करें तो उसकी लाइफ होती है बच्चों 20 ईयर, और 20 से लेके 25 ईयर। तो एक चीज बताओ, डैम की लाइफ ज्यादा होती है और अराउंड 100 ईयर होती है बच्चों, ध्यान रखना, क्योंकि डैम को मजबूती से बनाना है। तो डैम की लाइफ हो गई 100 ईयर। अगर आपसे पूछे बच्चों हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की लाइफ ज्यादा है या स्टीम पावर प्लांट की, तो ध्यान रखना है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की लाइफ ज्यादा होती है, 50 ईयर होती है, क्योंकि इसमें इतने ज्यादा मेंटेनेंस नहीं है जितना स्टीम पावर प्लांट में है। और स्टीम पावर प्लांट की जो लाइफ होती है वो 20 से 25 साल होती है। उसके बाद में चीजें धीरे धीरे रिप्लेस करनी पड़ती है। ठीक है, अब सुनो इधर टर्म फोरबे क्या होता है। अगर आपसे पूछे फोरबे, तो बच्चों डैम से पहले जो पानी रुका हुआ है और ये पानी जहां रुकता है उसे हम कहते हैं फोरबे। इसका मतलब डैम से पहले जहां पानी रुकता है उन्हें फोरबे कहते हैं। क्या कहते हैं? फोरबे। समझ गए कहानी? उसके बाद में ये जो चीज आप देख रहे हो इसे कहते हैं स्पिलवे। ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं बच्चों, ध्यान रखना। फोरबे टर्म कौन से पावर प्लांट में यूज में होती है, स्पिलवे टर्म कौन से पावर प्लांट में यूज में होती है। तो फोरबे तो बच्चों जहां पे पानी रुका, और स्पिलवे क्या होता है? स्पिलवे कुछ नहीं होता है, ये पाटे से लगे होते हैं बच्चों। इन पाटों को हटाते हैं तो यहाँ से पानी निकल के आपका आगे आता है, समझ गए? इन्हें हम क्या कहते हैं? स्पिलवे कहते हैं। ओके, नाम से पता चल रहा है स्पिल वे। वे का मतलब आपके पानी के लिए रास्ता। अब बच्चों एक चीज बताओ, प्लांट में पानी का प्रेशर तो वैसे ही बहुत ज्यादा होता है कि नहीं होता? पानी का प्रेशर ज्यादा होता है, यहाँ पे जो पानी आ रहा है इसका प्रेशर ज्यादा है। तो बच्चों ये पानी अगर हाई प्रेशर के साथ सीधा पेन स्टॉक के अंदर गया तो आपके पेन स्टॉक वाले पाइप, जो ये वाला पाइप है, ये फट सकता है। तो यहाँ पे पानी का प्रेशर करने के लिए, कम करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं सर्ज टैंक। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आएगा कि सर्ज टैंक क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो सर्ज टैंक इस्तेमाल किया जाता है पानी के प्रेशर को कम करने के लिए। कैसे भाई? यहाँ से पानी आया, अब यहाँ पे एक चैम्बर सा बना हुआ, आपने देखा होगा बच्चों, पंजाब वगैरह गए हो तो आप वहां पे देखा होगा नाले में पानी आता है, फिर अचानक से एक गड्ढा सा आता है। वो गड्ढा क्यों आता है? ताकि पानी के प्रेशर को कम किया जा सके और फिर पानी को आगे बढ़ाया जा सके। उसी तरह जैसे ही बच्चों डैम से पानी आएगा तो पानी यहाँ से टकराएगा, और टकराने के बाद पानी वापस ऐसे घूमता है,
और घूमने के बाद आगे निकलता है तो पानी का प्रेशर कम हो जाता है। इसलिए ध्यान रखना, स्पिलवे और एक पेन स्टॉक से पहले वेल्व लगा होता है, उनके बीच में सर्ज टैंक लगाते हैं जो क्या करता है, पानी का प्रेशर कम करता है। समझ गए कहानी? ओके। अब बच्चों कम प्रेशर वाला पानी आपका किस में जाएगा, पेन स्टॉक में जाएगा, और पेन स्टॉक आपका पानी सीधा किस पे डालेगा, टरबाइन पे डालेगा, और टरबाइन घूमने लगेगी। टरबाइन जब घूमेगी तो पानी आपका नीचे आता रहेगा, और नीचे एक जगह बनाई होती है बच्चों जहां पानी रुकता रहता है, और जहां पानी रुकता है उसे हम कहते हैं टेल रेस। टेल का मतलब पूंछ, और जहां पानी रुकता है उसे हम क्या कहते हैं, टेल रेस कहते हैं। फिर वही बच्चों, जनरेटर ने 11 kV जनरेट किया, फिर हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिशन करना है तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर आ गया। बस यही चीज है। एक बार मैं फिर रिवाइज करता हूं, देख लो। 4 वे क्या होता है, 4 वे होता है प्लांट से पहले जो पानी रुकेगा डैम से पहले। डैम की लाइफ कितनी होती है अगर एग्जाम में पूछ ले, नियर अबाउट 100 ईयर। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की लाइफ कितनी होती है, 50 साल होती है। स्टीम पावर प्लांट की लाइफ कम होती है, और ये पॉल्यूशन फ्री प्लांट है, और ये लोड सेंटर से दूर लगा होता है। इसलिए ध्यान रखना, ट्रांसमिशन कॉस्ट इस प्लांट की हाई होती है। स्पिलवे की अगर बात करें तो स्पिलवे क्या होते हैं, जो पानी को डैम से आगे भेजेंगे। सर्ज टैंक पानी के प्रेशर को कम करके आगे पेन स्टॉक में भेजते हैं, और ये यहाँ से आता है। और पेन स्टॉक बच्चों आप सीमेंटेड भी बना सकते हो। सीमेंटेड का मतलब आपने वो सुना होगा, आरसीसी। आरसीसी भी बनता है, जहाँ पे कम प्रेशर का पानी होता है वहाँ आरसीसी लगा सकते हो, लेकिन जहाँ पे बहुत बड़े अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है तो वहाँ पे स्टील के बनाए जाते हैं पेन स्टॉक। ओके। फिर टेल रेस आएगा। टेल रेस का मतलब प्लांट से सीधा पानी आया टरबाइन से, और आपका यहाँ पे कलेक्ट हो गया, और ये जो कलेक्ट पानी होता है इसका आगे बच्चों यूज कर लिया जाता है खेती वेती करने के लिए। ठीक है, तो टेल रेस, ये टर्म आपको याद रखनी है। ओके, आ जाओ आगे। स्पिलवे क्या होता है बच्चों, अभी मैंने बात की, व्हाट इज द स्पिलवे। तो डैम में टरबाइन तक पानी को रेगुलेट करता है। रेगुलेट करने का मतलब क्या है, वहां तक टरबाइन तक पानी को भेजेगा, तो इसे हम कहते हैं स्पिलवे। सर्ज टैंक क्या करता है, डैम में आने वाले पानी के सर्ज। सर्ज का मतलब आपको पता ही है, सर्ज का मतलब होता है पीक। पीक का मतलब जो प्रेशर्स है उसको कम करता है। पेन स्टॉक को फटने से बचाने के लिए सर्ज टैंक यूज में लेते हैं। भाई सही बात है, क्योंकि हाई प्रेशर का पानी अगर पेन स्टॉक के अंदर गया तो वो फट भी सकता है। ठीक है, ओके। लो हेड प्लांट, देखो अब बच्चों प्लांट का भी हेड होता है, ये अभी मैं समझाऊंगा आपको लो हेड का मतलब क्या है। अभी तो सुन लो। लो हेड का अगर प्लांट है बच्चों तो पेन स्टॉक सीमेंट का बनाया जाता है। सीमेंट का मतलब आरसीसी मेड होता है, ये ध्यान रखना। और अगर बच्चों हम हाई हेड प्लांट लेते हैं तो उसमें पेन स्टॉक किसका बनता है, स्टील का। अब ये लो हेड हाई हेड क्या है, ये बच्चों डैम डैम के बारे में है कि डैम के अंदर पानी का लेवल कितना है, कि पानी का लेवल बहुत ज्यादा है। अब बच्चों पानी का लेवल बहुत ज्यादा होगा तो प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, और प्रेशर बहुत ज्यादा होगा तो सर्ज टैंक ज्यादा कम नहीं कर पाएगा प्रेशर, इसलिए हम बनाएंगे स्टील का। और अगर लेवल कम होता है, आपने देखा होगा बच्चों आपके छत पे पानी की टंकी रखी है, अगर पानी की टंकी फुल भरी है तो पानी एकदम प्रेशर से आता है, और अगर पानी की टंकी फुल नहीं भरी तो पानी धीरे धीरे आता है। तो सारा इसी का खेल है। लो हेड का मतलब है कि पानी का लेवल कम है, और हाई हेड का मतलब है पानी का लेवल ज्यादा है। तो हाई हेड प्लांट के लिए हम पेन स्टॉक स्टील इस्तेमाल करते हैं, और लो हेड के लिए कंक्रीटेड या आरसीसी इस्तेमाल की जाती है। ओके, नेक्स्ट। अब देखो बच्चों टरबाइन कौन सी इस्तेमाल होती है इसमें, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में। लो हेड प्लांट, लो हेड का मतलब लगभग 25 मीटर तक ये होता है बच्चों, ये भी याद रखना है। लो हेड का मतलब पानी का लेवल 25 मीटर तक, मीडियम हेड का मतलब 25 से 100 मीटर तक, और हाई हेड प्लांट का मतलब 100 मीटर से ऊपर। लो हेड प्लांट के लिए जो बच्चों टरबाइन इस्तेमाल होती है वो होती है प्रॉपलर एंड कैपलन। क्या इस्तेमाल होती है, प्रॉपलर एंड कैपलन।
मीडियम हेड के लिए हम जो टरबाइन इस्तेमाल करते हैं वो होती है फ्रांसिस टरबाइन, चक्का सा होता है एक। और हाई हेड प्लांट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं पेल्टन व्हील। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस हैं बच्चों। ठीक है, पहला तो क्वेश्चन यही आएगा, मैच करना बताओ, मैं आगे क्वेश्चन भी करवा दूंगा। लो हेड प्लांट अभी तो याद रखो 25 मीटर, लेकिन ये डेटा यही दिया हो ये कोई जरूरी नहीं है। वहां पे एड टू द पॉइंट आपको क्लिक करना पड़ेगा, थोड़ा समझ के करना है। ठीक है, मीडियम हेड प्लांट 25 से 100 मीटर, हाई हेड प्लांट 100 मीटर से ऊपर। लो हेड प्लांट के लिए कौन सी टरबाइन? प्रॉपलर एंड कैप्लन। मीडियम हेड के लिए कौन सी? मीडियम हेड के लिए प्लांट के लिए कौन सी? फ्रांसिस टरबाइन। हाई हेड के लिए कौन सा? पेल्टन व्हील टरबाइन। तो ये टरबाइन इस्तेमाल करते हैं, नाम याद रखो। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है, आप देख ही रहे हो। थर्मल पावर प्लांट से, स्टीम पावर प्लांट से बहुत ज्यादा है, 80% है। अल्टरनेटर की बात करें तो बच्चों ज्यादा हाई स्पीड का अल्टरनेटर नहीं होता है, इसमें लो स्पीड का अल्टरनेटर होता है जिसका नाम है हाइड्रो अल्टरनेटर। भाई हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है तो कौन सा अल्टरनेटर? हाइड्रो अल्टरनेटर, सॉरी हाइड्रो अल्टरनेटर। और टरबाइन कौन सी? वाटर टरबाइन, जो मैंने अभी बताया है। इसमें बच्चों कौन सा रोटर होता है? सैलिएंट पोल रोटर होता है। सैलिएंट का मतलब होता है बच्चों, अभी तो थोड़ा सा समझ लो, बाकी मशीन में मैं अल्टरनेटर में बताऊंगा आपको। मतलब ऐसा रोटर जिसमें ऐसे पोल निकले हो बाहर की तरफ, पोल प्रोजेक्टिंग आउटवर्ड साइड, उन्हें हम कहते हैं सैलिएंट। और अगर किसी में पोल नहीं बने हो और ऐसे सिलेंडर सा हो तो उसे कहते हैं नॉन सैलिएंट या सिलेंड्रिकल। ठीक है, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में हाइड्रो अल्टरनेटर, सैलिएंट पोल रोटर और मिनिमम नंबर ऑफ पोल इसमें 4 होते हैं। ध्यान रखिए 4 होते हैं, तो स्पीड हो गई 1500 आरपीएम मिनिमम है, सॉरी मैक्सिमम है, क्योंकि इसके बाद आप कम नहीं कर सकते, पोल बढ़ेंगे ही, और अगर पोल बढ़ाओगे तो स्पीड कम ही होगी। इसका मतलब बच्चों ध्यान रखना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की मैक्सिमम स्पीड 1500 आरपीएम होती है। और स्टीम पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट जो मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, उनकी बच्चों मैक्सिमम होती है 3000 आरपीएम, क्योंकि इन दोनों के अंदर न्यूक्लियर पावर प्लांट और स्टीम पावर प्लांट में हम टर्बो अल्टरनेटर इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं हाइड्रो अल्टरनेटर, क्योंकि बच्चों यहाँ पे टरबाइन पानी से घुमाई जाती है, और स्टीम पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट में टरबाइन घुमाई जाती है आपकी किससे? किससे घुमाई जाती है? स्टीम से घुमाई जाती है। समझ रहे हो कहानी? न्यूक्लियर अभी पढ़ा नहीं है, पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखें। उसके बाद में आता है कैपिटल कॉस्ट किसकी ज्यादा होती है? न्यूक्लियर पावर प्लांट की कैपिटल कॉस्ट सबसे ज्यादा होती है, दूसरे नंबर पे स्टीम पावर प्लांट है, और तीसरे नंबर पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आए कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट विल हैव लीस्ट कैपिटल कॉस्ट? हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट। विच प्लांट विल हैव हाई कैपिटल कॉस्ट? न्यूक्लियर पावर प्लांट। ओके, अब देखो बच्चों, मैंने जैसे क्वेश्चन दिया, आपको बोला, आपको ये लिस्ट दे दिया, अब इसने 40 मीटर लिख दिया, इसने अपने हिसाब से लिख दिया लो हेड, मीडियम हेड, हाई हेड और वेरी हाई हेड। वेरी हाई हेड का मतलब यहाँ तो सीधी सी बात है, आपको मैच करना है कि कौन सी टरबाइन इस्तेमाल करते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो टरबाइन इस्तेमाल होगी बच्चों वो होगी पेल्टन टरबाइन। वहां पे जो मैंने हाई हेड के लिए बताई है वो यहाँ पे वेरी हाई हेड के लिए। ठीक है, और वहां पे जो मैंने आपको मीडियम के लिए बताई थी फ्रांसिस, वो यहाँ पे इस्तेमाल होगी हाई हेड के लिए। तो आप क्वेश्चन को समझेंगे, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन को समझें। वेरी हाई का मतलब हाई वाला आंसर टिक करो, हाई हेड का मतलब फ्रांसिस या पेल्टन, और मीडियम हेड के लिए बच्चों कैप्लन या फ्रांसिस। और प्रॉपलर जो टरबाइन है बच्चों, प्रॉपलर टरबाइन बहुत ही कम हेड के लिए इस्तेमाल की जाती है, बहुत ही लो हेड के लिए इस्तेमाल की जाती है। समझ गए कहानी बच्चों? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। न्यूक्लियर पावर प्लांट दिया है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक दिया है, थर्मल दिया है, डीजल अभी हमने पढ़ा नहीं, न्यूक्लियर पढ़ा नहीं, लेकिन क्वेश्चन देख लो। अब यहाँ पे हाई फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मैंने बता ही दिया बच्चों, थर्मल पावर प्लांट में सबसे ज्यादा इसी की होती है।
हाई प्लांट लाइफ सबसे ज्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की होती है और डैम की 100 ईयर होती है। सबसे ज्यादा कैपिटल कॉस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट की है। क्यों? क्योंकि बच्चों न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये जो न्यूक्लियर वाले जितने भी प्लांट हैं, सबसे हाई स्किल्ड लेबर यही होती है, सबसे ज्यादा सिक्योरिटी का ध्यान यही रखा जाता है, इसलिए कैपिटल कॉस्ट सबसे ज्यादा यही है। और डीजल पावर प्लांट को हम स्टैंड बाई प्लांट कहते हैं। कौन सा प्लांट? स्टैंड बाई। अब स्टैंड बाई का मतलब क्या है? ऐसे प्लांट बच्चों जो फ्रिक्वेंटली स्टार्ट हो जाए उन्हें कहते हैं स्टैंड बाई प्लांट। जो एकदम से स्टैंड हो जाए उन्हें कहते हैं स्टैंड बाई प्लांट। तो इन चारों के अंदर अगर कोई स्टैंड बाई प्लांट है, अगर कोई प्लांट फ्रिक्वेंटली स्टार्ट हो रहा है तो वो डीजल है। क्यों? बाकियों में पहले पानी लाओ हैं, फिर स्टीम बनाओ, फिर टरबाइन घुमाओ। यहाँ पे कुछ नहीं है, स्टार्ट किया सीधा स्टैंड हो गया, तो स्टैंड बाई प्लांट है। ठीक है, ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना काफी है। कल पावर प्लांट पूरा होगा और हमारे क्वेश्चन भी होंगे प्रीवियस ईयर के। ठीक है, जितना मैं करवा रहा हूँ आप पढ़ते रहें, भरोसा रखें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू।